आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाइगेमी की और चीटिंग की। बाइगेमी मतलब पुनः विवाह, दूसरा विवाह, और चीटिंग तो आप सब लोग जानते ही हैं। और आजकल साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उसके केसेस कहाँ होंगे उसके बारे में भी जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर 14 शुरू किया हुआ है, और आज उस चैप्टर की सेक्शन 202 बीएनएसएस जो सीआरपीसी की 182 सेक्शन की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, आज उसकी बारी है। और इस सेक्शन में दो ऑफेंसेस की बात की गई है, एक चीटिंग और एक बाइगेमी। देखिए, कानून बनाने वालों ने 1860 में सोच लिया था कि 20th सेंचुरी में आदमी कितना चतुर हो जाएगा और उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। 2020-2025 में जो पर्सन सोच सकेगा, ऐसा कानून बनाने वालों ने 1860 में आईपीसी और 1898 में सीआरपीसी बनाते हुए सोच लिया था। क्या सोचा था उसके बारे में हम थोड़ा आज डिटेल से चर्चा करेंगे, और इन ऑफेंसेस की इंक्वायरी, इन ऑफेंसेस का ट्रायल, इन ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन किस प्लेस पर हो सकता है, इनके बारे में भी आज डिसाइड करेंगे। तो किसी भी ऑफेंस के ज्यूरिसडिक्शन को समझने के लिए उन ऑफेंसेस के इंग्रेडिएंट्स को समझना बहुत आवश्यक है। तो जैसा कि आज हम बाइगेमी की बात करना चाहते हैं, पुनः विवाह की बात करना चाहते हैं, तो बाइगेमी के क्या क्या इंग्रेडिएंट होंगे इसको जान लेना बहुत आवश्यक है। देखिए, आईपीसी की अगर बात करें तो सेक्शन 494 होती थी जो बाइगेमी की बात करती थी, और आज ये सेक्शन भारतीय न्याय संहिता में 82 हो गई है। और यहां पर मैरिड पर्सन ही तो एक्यूज होता है और मैरिड पर्सन ही विक्टिम होता है। या तो वाइफ विक्टिम होगी या हस्बैंड विक्टिम होगा। क्या कहती है सेक्शन 82 बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 82 कहती है, दोनों में बताऊंगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, whoever having a husband or wife alive, marriages in case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife। बस आगे पनिशमेंट दी गई है, यहां तक डेफिनेशन थी। फिर लिखा shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। हिंदी में अगर बात करें तो बाइगेमी का मतलब है कि कोई व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा है, विवाहित व्यक्ति है। अब उस व्यक्ति में चाहे वो पत्नी है चाहे वो पति है, अगर अपने पति या पत्नी के जिंदा रहते उसने दूसरी शादी कर ली तो कहा जाता है कि उसने बाइगेमी की है, पुनः विवाह का अपराध किया है। तो यहां पे जो समझने वाली बातें हैं वो ये है कि ये बाइगेमी का ऑफेंस होता कब है, किस स्टेज पर माना जाता है कि ये बाइगेमी का ऑफेंस हो गया। और दूसरी बात समझनी पड़ेगी कि एक्चुअली ये ऑफेंस हुआ कहां पर है, वो प्लेस जानना पड़ेगा और वो टाइम जानना पड़ेगा कि जहां पर ये अपराध हुए बाइगेमी का। जब एक्यूज पर्सन ने, एक्यूज यहां पर वाइफ भी हो सकती है और हस्बैंड भी हो सकता है, अपनी दूसरी शादी की जिस टाइम पे, उस टाइम पे ये ऑफेंस हुआ ऐसा माना जाएगा। और प्लेस की बात करेंगे तो प्लेस वो जहां पर एक्यूज ने सेकंड मैरिज की है, उस स्थान पर इस ऑफेंस का होना माना जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं पहले हम कि किस तरीके से। सपोज एक पर्सन है एम और इसने मैरिज की डब्लू के साथ, और ये फर्स्ट मैरिज है। पहली मैरिज की मैन ने, वाइफ है उसकी डब्लू, उसके साथ शादी की, और वो शादी की श्रीनगर में, श्रीनगर कश्मीर में। और श्रीनगर कश्मीर में ही ये लोग रहते हैं शादी करने के बाद। अब क्या हुआ, इस यहां पे मैन ने, ये एक्यूज है अब मैन, इस मैन ने, एम ने दोबारा से शादी कर ली करीना के साथ में, और वो कहां करी, कन्याकुमारी में। और कन्याकुमारी में मैरिज करके ये लोग वापस श्रीनगर आ गए, दोनों के दोनों, करीना और एम।
और फिर से डब्लू के साथ ही उसी घर में रहने लग गए। अब इस स्थिति से जो पहली वाइफ थी डब्लू, वो हो गई परेशान। कोई भी परेशान हो जाएगा। अब इस परेशानी से क्या किया, इस डब्लू ने ये श्रीनगर को छोड़ा और जम्मू में आकर बस गई अपने पेरेंट्स के साथ में और परमानेंटली वहीं रहने लग गई। अब यहां पे आप अगर जनरल लॉ देखेंगे कि इस बाइगैमी के ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल कहां चलेगा, तो जनरल लॉ तो ये कहता है 197 बीएनएसएस या 177 सीआरपीसी कि सामान्य कानून ये कहता है कि जिस स्थान पर कोई अपराध हुआ उसी स्थान पर ऐसे केस की इंक्वायरी या ट्रायल, जांच या विचारण चलाया जाएगा। इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ एवरी ऑफेंस shall be done at the place where such offense was committed। अब ये ऑफेंस हुआ कहां पर है? इस हस्बैंड ने चतुराई दिखाई, ये कानून को जानता था कि जहां पर ऑफेंस हुआ है वहां पर ट्रायल किया जाएगा। जब मैं बाइगैमी का ऑफेंस करूंगा तो इसने क्या किया कि शादी की जाके कन्याकुमारी में। तो ऑफेंस कहां हुआ? कन्याकुमारी में। अब जो इस बाइगैमी का ट्रायल चलेगा या इंक्वायरी होगी या इन्वेस्टिगेशन होगा, वो कहां हो सकता है? कन्याकुमारी में, अगर साधारण कानून की बात करें, सामान्य कानून की बात करें तो। अब इस ऑफेंस में एक और प्रॉब्लम है छोटी सी, कि जब आप सेक्शन 219 बीएनएसएस देखेंगे या पुरानी सेक्शन 198 सीआरपीसी देखेंगे, तो वहां पर यह कहा गया है कि जब बाइगैमी का केस होगा ना, तो वो केस केवल और केवल एग्रीव्ड पर्सन की कंप्लेंट पर इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। इट मींस जो मैजिस्ट्रेट साहब होंगे वो जो कॉग्निजेंस लेंगे, वो कॉग्निजेंस एग्रीव्ड पर्सन की कंप्लेंट पे लेंगे। तो एग्रीव्ड पर्सन यहां पर वाइफ भी हो सकती है और एग्रीव्ड पर्सन यहां पर हस्बैंड भी हो सकता है। अगर हस्बैंड ने दूसरी शादी की है तो एग्रीव्ड वाइफ होगी, और अगर वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है तो हस्बैंड एग्रीड होगा। तो इन दोनों में से किसी की कंप्लेंट होनी चाहिए, उस पे कॉग्निजेंस होगा। तो अब यहां पे समस्या क्या होगी, इन दोनों बातों को आप ध्यान रखोगे तो साधारण कानून को अगर ध्यान में रखा जाए तो अब इस श्रीनगर में रहने वाली पत्नी को कंप्लेंट करनी पड़ेगी कन्याकुमारी में जाकर, क्योंकि ये ऑफेंस कन्याकुमारी में हुआ है। अब कन्याकुमारी जाना श्रीनगर से इस लेडी को इम्पॉसिबल और बहुत ही डिफिकल्ट काम है, और ये बेचारी कभी कंप्लेंट करेगी ही नहीं। और देखिए, दूसरी शादी करना ये डायरेक्ट अटैक सोसाइटी पर है, मैरिज इंस्टीट्यूशन पर डायरेक्ट अटैक है। उस आदमी ने चतुराई दिखाई कि क्योंकि ये केस कन्याकुमारी में होगा, इसलिए जानबूझ के उसने शादी कन्याकुमारी में करी। चाहता तो वो दूसरी शादी श्रीनगर में भी कर सकता था, जम्मू में कर सकता था, कहीं और पास कर सकता था, लेकिन कानून का मिसयूज करना चाहता है ये व्यक्ति, तो इसने कन्याकुमारी में जाके शादी की, जिससे कि ये लेडी, पहली वाली पत्नी, श्रीनगर से कन्याकुमारी ना जा सके, जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। इसका फायदा उठाने के लिए इसने कन्याकुमारी में जाके शादी कर ली। इस बात को 1860 में और 1898 में कानून बनाते समय कानून बनाने वालों ने सोच लिया था, और इस बात का इलाज उन्होंने कर दिया था उसी समय। तो क्या देखिए, क्या इलाज किया था, इसके लिए आप देखिए सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 202 बीएनएसएस, जो सेक्शन 182 सीआरपीसी की सबसेक्शन 2 होती थी। यहां पर यह कहा गया कि ऐसे मैटर में, ऐसे केस की इंक्वायरी या ट्रायल कहां कहां चल सकता है। तो पहली बात तो उन्होंने लिख दी जर्नल, वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड। जिस स्थान पर ऐसा ऑफेंस हुआ उस स्थान पर ऐसे अपराध की इंक्वायरी, ट्रायल, जांच, विचारण किया जा सकता है। तो इस एग्जाम्पल में कहां हुआ ये ऑफेंस? कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी में भी इसका इंक्वायरी या ट्रायल चल सकता है। और दूसरी बात लिखी उन्होंने, वेयर द ऑफेंडर लास्ट रेजिडेड विद हिज और हर स्पाउस। ऐसे स्थान पर भी इंक्वायरी या ट्रायल किया जा सकता है
जिस स्थान पर वो जो एक्यूज पर्सन है जिसने दूसरी शादी की है वो अपने स्पाउस के साथ लास्ट टाइम कब रहा था और कहां पर रहा था। जिस स्थान पर लास्ट टाइम रहा है वो अपनी वाइफ या अपने पति के साथ वो एक्यूज पर्सन, उस स्थान पर भी इंक्वायरी या ट्रायल ऐसे ऑफेंस का किया जा सकता है। और तीसरा प्लेस स्पेशली फीमेल को ध्यान में रखते बनाया उन्होंने कि अगर फीमेल वाइफ के अगेंस्ट ये ऑफेंस हुआ है, एक्यूज ने हस्बैंड ने ऑफेंस किया है, तो फिर ऐसे प्लेस पर भी ट्रायल हो सकता है जहां पर वाइफ अब परमानेंटली रहने लग गई है आफ्टर कमीशन ऑफ ऑफेंस। क्या लिखा तीसरी बात, वाइफ ऑफ द फर्स्ट मैरिज। ये केवल वाइफ के लिए लिखा गया है, हस्बैंड के लिए नहीं है। थर्ड पॉइंट, पहली शादी से जो पत्नी थी उस पत्नी ने अब परमानेंट अपना रेजिडेंस कहां बना लिया है आफ्टर द कमीशन ऑफ द मैरिज। ऐसी दूसरी शादी होने के बाद वाइफ ने कहां अपना परमानेंट रेजिडेंस बना लिया है, जहां भी बनाया वहां पर भी ऐसे केस का इंक्वायरी या ट्रायल चल सकता है। अब मान लो इस एग्जाम्पल में वो लेडी परेशान हो गई श्रीनगर में, क्योंकि वहीं पर उसका हस्बैंड रहता है दूसरी पत्नी के साथ, तो ये लेडी लौट कर आ जाती है जम्मू में अपने पेरेंट्स के पास और वहां पर परमानेंट रहने लगती है। तो अब ऐसे मैटर में ऐसे केस की इंक्वायरी या ट्रायल जम्मू में भी की जा सकती है। तो इस एग्जाम्पल में 3 प्लेस कि कन्याकुमारी में भी चल सकते हैं इंक्वायरी ट्रायल, श्रीनगर में भी चल सकते हैं एंड जम्मू एंड कश्मीर में भी चल सकते हैं। ये लॉ है बाइगेमी का। इसके रिगार्डिंग अगर आपको जजमेंट्स देखनी है तो आप ये 3 जजमेंट्स देख सकते हैं। अमृत कौर वर्सेस इंद्रजीत कौर 1999 का केस है। दूसरा है टेकुमल्ला मुनई वर्सेस चित्रई बाबू मुनेरी अम्मानम्मा, ये 1991 का केस है। और ये एक केस है सुप्रीम कोर्ट का 2011 का केस है। इस पॉइंट पर ये सारी बातें जो मैंने अभी बताई ये यहां पर डिस्कस की गई है। तो देखिए कानून बनाने वालों ने कितना माइंड अप्लाई किया था और इतने साल पहले आज होने वाली बातों के बारे में सोच लिया था। अब बात करते हैं इसी सेक्शन में 202 बीएनएसएस में एक चीटिंग के ऑफेंस की भी बात हुई है। तो चीटिंग के ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स भी जानना जरूरी है। तो उसके इंग्रेडिएंट्स ये कहते हैं कि सबसे पहले किसी पर्सन को डिसीव किया जाएगा, डिसेप्शन का होना अति आवश्यक है, यानी धोखा दिया जाएगा किसी व्यक्ति को। और जब वो व्यक्ति धोखे में आ जाएगा देन उस पर्सन को इंड्यूस किया जाएगा। इंड्यूसमेंट ऑफ पर्सन सो डिसीव्ड, पहले धोखे में आना जरूरी है, फिर उसके बाद जब धोखे में आ जाएगा तो उसे इंड्यूस किया जाएगा, उत्प्रेरित किया जाएगा, लालायित किया जाएगा कि आप अब हमें कुछ प्रॉपर्टी डिलीवर कर दो। अब इस इंड्यूसमेंट में आकर अब जो एग्रीव्ड पर्सन है डिलीवर्स द प्रॉपर्टी। किसको प्रॉपर्टी डिलीवर की जाएगी? टू आइदर एक्यूज्ड और एक्यूज्ड एजेंट, दोनों में से किसी को की जा सकती है। डायरेक्टली एक्यूज को प्रॉपर्टी डिलीवर की जा सकती है, संपत्ति हस्तांतरित की जा सकती है, या एक्यूज के एजेंट को भी प्रॉपर्टी डिलीवर की जा सकती है। अब ऐसे प्रॉपर्टी डिलीवर कर देने से कंप्लेनेंट को क्या होगा, एग्रीव्ड पर्सन को क्या होगा? रॉन्गफुल लॉस, और एक्यूज को क्या हो जाएगा? रॉन्गफुल गेन। अब जाके ये इंसिडेंट चीटिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। हालांकि इसके बारे में 198 बीएनएसएस जब हमने पढ़ी थी तो वहां पर उसकी क्लॉज डी है, वहां पर भी हमने इसको डिस्कस किया था। पर उस मैटर से ये वाली सेक्शन थोड़ी सी डिफर करती है कि मोड ऑफ चीटिंग थोड़ा चेंज हो गया है। जो आज के जमाने का मोड है, जो साइबर फ्रॉड आप लोग देख रहे होंगे, उसमें एग्रीव जो विक्टिम है इसका कभी भी आमना सामना एक्यूज से नहीं होता। कैसे करता है? वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू कांटेक्ट करता है, उसी के थ्रू डिसेप्शन करता है, उसी के थ्रू इंड्यूसमेंट करता है और उसी पर अपनी प्रॉपर्टी को डिलीवर करने के लिए कहता है एक पर्टिकुलर अकाउंट में। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखिए कि एक्यूज ने कहीं से बैठ के कुछ किया, बट लगभग सारे इंग्रेडिएंट
विक्टिम के पार्ट पे हुए हैं। ए एक एक्यूज पर्सन है, फिर से मैं लेता हूं, ये कहां रहता है? कन्याकुमारी में रहता है। और एक बी यहां पे एग्रीड पर्सन है जो श्रीनगर में रहता है। क्या किया ए ने? ए ने एक लेटर भेजा, या फिर आप कह सकते हो ए ने एक ईमेल भेजा या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजा। किसको? बी को, जो श्रीनगर में रहता है। इसके बाद ये जो लेटर इसको मिला या कम्युनिकेशन मिला बी को, वो कहां मिला? श्रीनगर में मिला। अब इस लेटर के थ्रू क्या किया है इसने? इस लेटर के थ्रू दूसरे पर्सन को डिसीव किया है इस कम्युनिकेशन के थ्रू, और इंड्यूस किया है, इंड्यूस फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी। लेकिन इंड्यूसमेंट हुआ कहां? इंड्यूसमेंट हुआ श्रीनगर में। इस इंड्यूसमेंट में या डिसेप्शन में आके विक्टिम ने प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी एक्यूज के एजेंट को। यहां पूरे एग्जाम्पल में कहीं भी एक्यूज और विक्टिम का आमना सामना नहीं हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में जनरल रूल को अगर फॉलो किया जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। कहीं भी डाउट आ सकता है कि जनरल रूल ये है कि जहां पे ऑफेंस कमिट किया गया वहां पे इंक्वायरी या ट्रायल चलेगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर इस सिचुएशन में आप देखोगे तो ऑफेंस तो मोस्टली इसमें विक्टिम के पार्ट पे हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, तो केवल एक प्लेस रह जाएगा जहां पर विक्टिम रहता है, वहीं पे इंक्वायरी या ट्रायल चले। तो लॉ मेकर्स ने और वाइड सोचा इस ऑफेंस का ट्रायल कहां कहां चल सकता है। लेकिन इस चीटिंग की स्पेशलिटी क्या है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए। डिफरेंस देखिए क्या कहती है, ये सबसेक्शन 1 है, 202 बीएनएसएस का सबसेक्शन 1 है, और वो ये कहता है ऑफेंस विच इंक्लूड्स चीटिंग, यानी ऐसे सारे ऑफेंसेस की बात करती है सबसेक्शन जिसमें चीटिंग एक अपने आप में ऑफेंस है। तो यहां पर केवल चीटिंग आ सकता है, चीटिंग के साथ में कुछ और बातें मिली हुई है वो भी आ सकती हैं। तो सेक्शन आप 318 देखिए, पहले यही सेक्शन 415 आईपीसी होती थी, 318 बीएनएस हो गई है। यहां पे चीटिंग और चीटिंग से रिलेटेड बाकी ऑफेंसेस की बात हुई है। तो कहती है ये वाली सबसेक्शन, ये 202 बीएनएसएस की सेक्शन है, और सब सेक्शन 1 कहती है ऐसे सभी ऑफेंस जिनमें चीटिंग होती है एंड डिसेप्शन जो होता है, जो धोखा दिया जाता है, इट इज प्रैक्टिस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इट इज प्रैक्टिस्ड बाय लेटर्स और टेलीकम्युनिकेशंस मैसेजेस। 3 तरीके से धोखा दिया जा रहा है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भेजकर, लेटर भेजकर, या टेलीकम्युनिकेशन मैसेजेस भेजकर। अगर धोखा दिया गया और फिर चीटिंग की गई है, देन कहता है कि इट मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन, ऐसी कोर्ट के द्वारा ये इंक्वायरी या ट्रायल किया जा सकता है जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में ये लेटर, ये कम्युनिकेशन, ये मैसेजेस क्या किए, या तो भेजे गए या रिसीव हुए। इसका मतलब भेजे तो एक्यूज ने थे, रिसीव विक्टिम ने किए थे। तो जहां से एक्यूज ने ये लेटर भेजा, जहां से इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजा, टेलीकम्युनिकेशन मैसेज भेजा, उस जगह पर भी इंक्वायरी या ट्रायल हो सकता है। जहां पर कंप्लेनेंट को, विक्टिम को रिसीव हुए यही सभी बातें, उस प्लेस पर भी इंक्वायरी या ट्रायल हो सकता है। तो जब जो अभी एग्जांपल मैंने डिस्कस किया कि साइबर फ्रॉडस्टर सपोज कन्याकुमारी में बैठा है और श्रीनगर में बैठे विक्टिम को टारगेट कर रहा है, और टेलीकम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से उसने डिसीव किया, उसी से इंड्यूस किया, और प्रॉपर्टी वहीं श्रीनगर में कहीं किसी को ट्रांसफर करा दी या किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करा दी। तो ऐसे मैटर में कन्याकुमारी जहां से वो मैसेज भेजे गए, श्रीनगर जहां पे वो मैसेजेस रिसीव हुए, दोनों जगह पर इंक्वायरी, ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन चल सकता है। पहली बात तो ये हुई। अब दूसरा ऑफेंस और लिखा गया है इसमें कि एनी ऑफेंस ऑफ चीटिंग एंड, चीटिंग के साथ साथ एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। वहां केवल चीटिंग था, यहां पर चीटिंग के साथ साथ डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी की भी बात हो रही है। वहां केवल कम्युनिकेशन तक सीमित था,
कि डिसेप्शन किया गया थ्रू लेटर्स कम्युनिकेशंस, उनके बारे में बात हो रही थी। यहां पे प्रॉपर्टी की डिलीवरी वाली भी बात हो रही है। अगर आप ऑफेंस देखना चाहोगे तो सेक्शन 3118 BNS देखिए, इसकी सबसेक्शन 1 में चीटिंग की डेफिनेशन, सबसेक्शन 2 में नॉर्मल चीटिंग की पनिशमेंट, सबसेक्शन 4 में यहां पर पनिशमेंट है ये वाले ऑफेंस की कि चीटिंग प्लस डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इन सारे ऑफेंसेस के लिए सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 और बाकी और सेक्शंस के लिए तो ऊपर जो बातें बताई वो एप्लीकेबल हो गई। सबसेक्शन 4 के लिए ये बात भी एप्लीकेबल हो जाएगी। हालांकि ऊपर वाली बात सबसेक्शन 4 के लिए भी एप्लीकेबल है, बट सबसेक्शन 4 के लिए ये एक एडिशनल बात है और एडिशनल प्लेस हो जाएगा जहां पर इंक्वायरी या ट्रायल चल सकता है। तो कहां चल सकता है? जहां डिलीवरी की बात आ रही है चीटिंग के केस में, वेयर द प्रॉपर्टी वाज डिलीवर्ड बाय द पर्सन डिसीव्ड, ऐसे स्थान पर भी इंक्वायरी या ट्रायल किया जा सकता है जिस स्थान पर प्रॉपर्टी की संपत्ति का हस्तांतरण किया गया, प्रॉपर्टी को डिलीवर किया गया विक्टिम द्वारा, जिस पर्सन को धोखा दिया गया था उसके द्वारा, या फिर ऐसे स्थान पर भी वेयर द प्रॉपर्टी वाज रिसीव्ड बाय द एक्यूज्ड पर्सन, ऐसे स्थान पर जहां एक्यूज पर्सन ने, अपराधी ने, आरोपी ने ऐसी प्रॉपर्टी को रिसीव किया, ऐसे स्थान पर भी इंक्वायरी या ट्रायल किया जा सकता है। इन बातों के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है मुबारिक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, AIR 1957 SC 857। इस जजमेंट को आप पढ़ लेंगे या आंसर में कोट कर देंगे तो काम आपका चल जाएगा। तो ये थी सेक्शन 202 BNSS जो 182 CRPC की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। उम्मीद करता हूं कि इस सेक्शन के बारे में आप समझ गए होंगे और जो दूसरी सेक्शंस 198 BNSS के साथ में कहीं जो कंट्राडिक्शन हो रहा होगा उसे भी आप समझ पाएंगे। देखिए, जब स्पेशल चीटिंग लेटर्स से होगी, टेलीकम्युनिकेशंस मैसेजेस से होगी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से होगी, तो वहां पर डिसेप्शन कहां हुआ, लेटर कहां रिसीव हुआ, लेटर कहां से भेजा गया, उन सभी जगह पे आप इंक्वायरी, ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और जहां प्रॉपर्टी डिलीवर हो गई है, ऐसे मैटर्स में जहां प्रॉपर्टी कंप्लेनेंट ने डिलीवर की, विक्टिम ने डिलीवर की, या फिर जहां पर एक्यूज ने रिसीव की, उन दोनों प्लेसेस पर भी ये इंक्वायरी, ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। और बाइगेमी के मैटर्स में भी आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं इंफॉर्मेशन आपको ठीक लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऐसी ही वीडियो जो आपके डाउट्स क्लियर करेंगी, क्योंकि यहां पर जितनी भी सेक्शंस हैं ये एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, ऐसा लगता है देखने में, बट एक्चुअल में नहीं करती हैं, और करती भी हैं तो थोड़ा बहुत करती हैं, उसको हमें समझना पड़ेगा। तो जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसे अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज ही रह जाए। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी सेक्शंस भी इसी तरीके से आपको समझाई जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे सेक्शन 203 BNSS के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।